伟大、光荣、正确的中国共产党万岁！好，今天等你了。दोस्तों आज का चाइना एआई से लेकर मिलिट्री तक सबको चैलेंज कर रहा है। एक ऐसा देश जहां पर स्पीड, डिसिप्लिन और कंट्रोल सब अलग ही लेवल पर है। लेकिन इस मॉडर्न चाइना के पीछे एक लीडर का हाथ है। कैसे शी जिनपिंग ने पावर को कंसोलिडेट करके चाइना को पूरी तरीके से रीसेप कर दिया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1953 से। चाइना अभी नया नया कम्युनिस्ट चाइना था। माओ जेडोंग की लीडरशिप में कंट्री धीरे धीरे बदल रही थी और इसी दौरान एक लड़का पैदा होता है और वो था शी जिनपिंग। लेकिन वो एक नॉर्मल घर में पैदा नहीं होता है। शी जिनपिंग के फादर जोंग सुंग उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे। देखिए पार्टी के अंदर उनकी इज्जत थी और वो उस वक्त के टॉप पॉलिटिकल सर्कल में आते थे और इसी वजह से शी का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वो शुरू से ही पावर और पॉलिटिक्स के बीच में बड़े हुए थे। शी की लाइफ स्टेबल थी, फैमिली रेस्पेक्टेड थी और फ्यूचर सेफ लग रहा था। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। 1960s में माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और कहा कि जो भी ओल्ड आइडियाज हैं, ओल्ड पीपल्स हैं और ओल्ड हैबिट्स हैं, इन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। और इस वक्त मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया गया और उस वक्त इन्हें रेड गार्ड्स भी बोला जाता था। ये लोग टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स और ऑफिशियल्स को टारगेट करने लगे। जो लोग माओ के खिलाफ जाते थे ये उनको टारगेट करते थे। और शी जिनपिंग के फादर भी इस पॉलिटिकल स्टॉर्म के शिकार हुए। उन्हें अपनी पॉलिटिकल पावर से हटा दिया गया और यहीं से ही उनकी फैमिली का स्टेटस गिरने लगा। और दोस्तों यहीं से ही शी जिनपिंग के लाइफ में काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। 1966 के दौरान जो कल्चरल रेवोल्यूशन था वो और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था और इस दौरान शी की स्कूलिंग भी रुक गई थी। जहां पर बाकी बच्चे नॉर्मल एजुकेशन और स्टेबल लाइफ जी रहे थे, वहीं पर शी का जीवन डिस्टर्ब हो चुका था। और इसके बाद 1969 में शी जिनपिंग को सैंक्सी कंट्री साइड भेज दिया गया। देखिए उस वक्त माओ की पॉलिसी थी कि बच्चों को शहर से गांव भेजा जाए और शी जिनपिंग एक बार गांव से परेशान होकर वो बीजिंग वापस भाग गए थे। लेकिन वो एक बार पकड़े गए और उन्हें वापस फिर से गांव में ला दिया गया। उन्होंने फिजिकल लेबर, फार्मिंग, आइसोलेशन और पुअर्टी का सामना किया। सोचो एक बच्चा जो कभी पावरफुल पॉलिटिकल लीडर का बेटा हुआ करता था, आज वो इस हालत में था। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने शी की फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था और उन्हें सिटी से गांव भेजा था, शी जिनपिंग ने उस पार्टी को छोड़ा नहीं, बल्कि शी जिनपिंग ने लगातार 9 बार पार्टी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की और 10वीं बार में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद शी की लाइफ रिबिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते थे जो कि एक बार ब्लैक लिस्ट भी हो चुकी थी और इसीलिए शी जिनपिंग के लिए डायरेक्ट टॉप पॉलिटिक्स में एंटर करना इजी नहीं था। हेबे में शी जिनपिंग ने कोई ग्लैमरस पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने वहां पर क्वाइटली काम करना स्टार्ट किया और शी जिनपिंग ने यहाँ पर एक चीज समझी, अगर उन्हें ऊपर जाना है तो उन्हें सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। 1970s के एंड में शी ने वहां पर एक रफ पॉलिटिकल करियर चूज किया। उन्होंने बिल्कुल बॉटम लेवल से काम स्टार्ट किया और शी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने बीजिंग में सिक्योर और मिलिट्री लीड लाइफ को छोड़कर हेवे में प्रोविंसेस में एक लोकल पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। ये रिस्की था। क्यों? क्योंकि वो टॉप कनेक्शंस का यूज कर टॉप पॉलिटिकल पार्टीज में जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल रफ रूट चूज किया और इसका मतलब सिंपल था, शी कंफर्टेबल पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना चाहते थे, वो सिस्टम को क्लाइंब करना चाहते थे। 1985 में शी जिनपिंग को साइमिन फुजियान भेजा गया एज अ डिप्टी मेयर। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। यहाँ पर कोस्टल रीजन था, ट्रेड था, इन्वेस्टमेंट था और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। यहाँ पर शी जिनपिंग ने चाइना का बिजनेस वाला साइड देखा। उन्हें यहाँ पर यह पता चला कि पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि इकोनॉमी भी पावर होती है। उन्होंने डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर काम किया और इसी के साथ धीरे धीरे उनकी इमेज भी एज अ डिसिप्लिन लीडर बनने लगी। शी ने फास्ट जंप नहीं किया। पहले वो लोकल कैडर बने, फिर डिप्टी मेयर, फिर प्रोविंशियल रोल्स, फिर गवर्नर लेवल्स रोल्स में आगे बढ़ते गए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में प्रमोशन एक एग्जाम जैसा होता है। वहां पर हर लेवल पर अपने आप को प्रूव करना होता है और शी जिनपिंग सेम वैसा ही करते जा रहे थे। फिर 2007 में शी को सांघाई पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया। एक ह्यूज सिग्नल था क्योंकि सांघाई चाइना का एक फाइनेंशियल सेंटर और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जोन था।
इसका मतलब ये था कि अगर पार्टी तुम्हें सांघाई दे रही है तो तुम पर ट्रस्ट लेवल हाई है। सी ने यहाँ पर नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया और जो फालतू की लड़ाई झगड़े थे उनको खत्म किया और पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच बैलेंस भी बनाया। फिर उसके बाद 2007 में यानी कि सेम साल में ही सी जिनपिंग को पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। ये एक ऐसी कमेटी थी जहां पर चाइना के टॉप लीडर्स हुआ करते थे। अब सी जिनपिंग नेशनल सक्सेसर लिस्ट में थे। वाइस प्रेसिडेंट रोल, मेजर स्टेबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज और नेशनल विजिबिलिटी उनको सब मिलने लगी थी। फिर 2012 में सी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। फिर इसके बाद 2013 में वो प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन अगर सच बात बोले तो उनका राज 2012 में नहीं बल्कि वो शुरू हुआ था उस गांव से जहां पर उनको बीजिंग से एक गांव ले जाया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि सी जिनपिंग के एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद उन्होंने चाइना को कैसे कंट्रोल किया और पूरे चाइना को कैसे रिसेप किया। सी जिनपिंग चाइना के टॉप लीडर बने और प्रेसिडेंट भी बने। लोगों को लग रहा था कि ये एक वीक लीडर होगा जो बस पार्टी के रूल्स फॉलो करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि सी जिनपिंग सिर्फ चाइना को चलाना नहीं चाहते थे, वो चाइना को रीशेप करना चाहते थे और उनकी स्ट्रैटेजी इन 5 पिलर्स पर थी। नंबर 1 थी एंटी करप्शन कैंपेन्स। लीडर बनने के ठीक बाद ही सी जिनपिंग ने एक मैसिव एंटी करप्शन कैंपेन स्टार्ट किया। इसका सीधा सिंपल मैसेज यह था कि पार्टी को गवर्नमेंट में करप्शन को खत्म करना है। इसमें यह था कि बड़े लीडर्स और जो स्मॉल ऑफिशियल्स हैं इन सब को टारगेट किया जाएगा और सब में करप्शन ढूंढा जाएगा और जहां पर भी करप्शन होगा उसे खत्म किया जाएगा। थाउजेंड ऑफ ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन की गई और बहुत से लीडर्स का कोलैप्स भी हुआ। बहुत से लीडर्स करप्शन में पकड़े भी गए। इस कैंपेन ने 2 काम किए। पहला तो ये कि इसने करप्शन को कंट्रोल किया और दूसरा राइवल्स और वीक लॉयल्टी नेटवर्क्स को रिमूव किया। और सी ने पार्टी को यह मैसेज दिया कि पावर सेंटर अब वीक नहीं होगा। यहाँ से उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। नंबर 2 स्ट्रैटेजी थी सेंट्रलाइज कंट्रोल। डेंग सियाओपिंग के बाद चाइना में एक मॉडल था कि पावर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन सी जिनपिंग ने पावर को धीरे धीरे सेंटर में लाना स्टार्ट किया। सी जिनपिंग ने क्या किया, इन्होंने पार्टी कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग किया और स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर ग्रिप बढ़ाई। मीडिया, आइडियोलॉजी और इंटरनल डिसिप्लिन पर टाइटर कंट्रोल किया। सिंपल भाषा में कहें तो पहले सिस्टम मल्टीपल सेक्टर्स में बटा हुआ था, लेकिन सी के बाद स्ट्रॉन्ग सेंटर बन गया। सी का लेसन शायद उसके पास्ट से आया था। चाओस डेंजरस होता है और कंट्रोल जरूरी होता है। और नंबर 3 स्ट्रैटेजी थी मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग। आर्मी को अपने कंट्रोल में लेना। सी जिनपिंग को पता था कि चाइना जैसी कंट्री आर्मी के बिना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है। उन्होंने PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग की। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग के लिए फोकस बने। सी जिनपिंग ने मिलिट्री रिफॉर्म्स, रिस्ट्रक्चरिंग, डिसिप्लिन, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रॉन्ग डिफेंस पोस्चर को पुश किया। इन सब का मैसेज सिंपल था, पार्टी कंट्रोल्स आर्मी और सी जिनपिंग कंट्रोल्स पार्टी। ये पावर कंसोलिडेशन का मेजर पार्ट था। और नंबर 4 स्ट्रैटेजी थी इकोनॉमी प्लस टेक। सी ने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं देखी, उन्होंने समझा कि 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक और टेक पावर भी जियोपॉलिटिक्स है। चाइना ने फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ पर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, AI पर और सेमीकंडक्टर्स पर। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चाइना को पहले वर्ल्ड का फैक्ट्री और बाद में टेक सुपर पावर बनना था। इकोनॉमिक कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स नेशनल सिक्योरिटी जैसा ट्रीट होने लगा। और नंबर 5 था ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सी का विजन डोमेस्टिक तक लिमिटेड नहीं था, उन्होंने चाइना को वर्ल्ड स्टेज पर पुश किया। ट्रेड इन्फ्लुएंस, कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल लेवरेज और लॉन्ग टर्म प्रेजेंस को स्टैब्लिश करना। और सी जिनपिंग का मैसेज सिंपल था कि चाइना को एक रीजनल पावर नहीं बनाना है, चाइना को एक ग्लोबल पावर बनाना है। कैसे सी जिनपिंग ने एक पॉलिटिकल फैमिली से स्ट्रगल्स का सामना किया और फिर उन स्ट्रगल्स के बाद धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़कर टॉप लीडर्स बने और चाइना को दोबारा रीशेप किया। तो आई होप इस जियोपॉलिटिकल केस स्टडी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए डिकोडिंग इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।